क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2026 से। एट 298 केल्विन, टेम्परेचर कितना है 298। ए सर्टेन बफर सॉल्यूशन, एक बफर सॉल्यूशन है, कंटेन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x माइनस एंड hx। तो ये जो बफर सॉल्यूशन है उस बफर सॉल्यूशन के अंदर जो x माइनस और hx दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, इक्वल है, मतलब समान है। Kb फॉर x माइनस इज 10 की पावर माइनस 10। जो x माइनस है उसका जो Kb की वैल्यू हमें दी है 10 की पावर माइनस 10। व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन, इस बफर सॉल्यूशन का जो पीएच है वो पीएच क्या होगा वो हमें निकालना है। तो ये जो बफर सॉल्यूशन है उसका पीएच आप कैसे निकालोगे, सोचो थोड़ा सा। और यहाँ पर इस सवाल के अंदर कौन सी वैल्यू दी है, तो यहाँ पर जो ये x माइनस है उसकी Kb की वैल्यू आपको दी गई है। इस Kb की वैल्यू से ये जो बफर सॉल्यूशन है उसका पीएच आप कैसे निकालोगे। जो इसका आंसर निकाल सकते हैं वो एक बार निकालने का प्रयास जरूर करें, और जो नहीं निकाल सकते हैं वो ध्यान से देखें कि इस Kb की वैल्यू से पीएच का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। यहाँ पर जो Kb की वैल्यू दी है उस Kb की वैल्यू से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Ka, फिर Ka की वैल्यू से हम निकालेंगे pKa, और इस pKa की वैल्यू से हम निकालेंगे pH। तो सबसे पहले Kb की वैल्यू से हम निकालते हैं Ka की वैल्यू। ध्यान से देखें कैसे निकालते हैं। हमारा जो Kw होता है वो Kw किसके इक्वल होता है, तो Kw इज इक्वल होता है Ka मल्टीप्लाई Kb। Ka और Kb दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है Kw। यहां पर हमें निकालना क्या है, Ka। तो Ka इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो Ka इज इक्वल Kw अपॉन Kb। Kw हमारा क्या होता है, तो Kw की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 14, और Kb की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है कितनी है, 10 की पावर माइनस 10। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे Ka की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 10 की पावर माइनस 4। तो Ka की वैल्यू तो हमें प्राप्त हो गई। अब इस Ka की वैल्यू से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, pKa। तो pKa की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो pKa का हमारा फॉर्मूला होता है pKa इज इक्वल माइनस लॉग बेस 10 Ka। तो यहाँ पर जो Ka की वैल्यू अभी हमने जो निकाली है उसकी वैल्यू को हम रखते हैं, तो pK इज इक्वल हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10, और Ka की वैल्यू हमारी है 10 की पावर माइनस 4। और आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 4 है वो आगे आ जाएगा तो ये प्लस 4 हो जाएगा, और ये जो लॉग 10 होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1, मतलब pKa की वैल्यू हमारी कितनी प्राप्त हो गई, 4 प्राप्त हो गई। अब इस pKa की वैल्यू से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, pH की वैल्यू। ये जो बफर सॉल्यूशन है उसके pH की वैल्यू कितनी होगी वो हम pKa की वैल्यू से निकालते हैं। तो ध्यान से देखें इस pKa की वैल्यू से pH की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला है जो आपके सामने है, pH इज इक्वल pKa प्लस लॉग बेस 10, और किसका लॉग है, तो ऊपर तो हमें लिखना है कॉन्जुगेट बेस और नीचे क्या लिखना है, एसिड। यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस हमारा कौन सा है, तो वो हमारा है x माइनस, और एसिड कौन सा है, hx। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारा जो pH जो हो जाएगा, pH इज इक्वल pKa की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली 4 प्लस लॉग बेस 10, और किसका लॉग है, तो एक तो कॉन्जुगेट बेस हमारा कौन है, x माइनस, एसिड हमारा कौन है, hx। तो यहाँ पर ये pH इज इक्वल हो जाएगा, pH इज इक्वल 4 प्लस, अब यहाँ पर x माइनस और hx दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, इक्वल है। जब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 1, और लॉग बेस 10 1 की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, 0, मतलब 4 प्लस क्या हो जाएगा, 0। जब 4 प्लस 0 हो जाएगा तो pH इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4। तो इस बफर सॉल्यूशन की जो pH की वैल्यू हमें प्राप्त होती है, कितनी प्राप्त होती है, 4। तो 4 ऑप्शन हमारा कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर जो pH की वैल्यू 4 प्राप्त होती है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2026 से। कैलकुलेट EMF ऑफ द हाफ सेल गिवन बिलो, नीचे दिए गए हाफ सेल का EMF ज्ञात कीजिए। तो ये हाफ सेल आपको दिया हुआ है, ये हाफ सेल हमारा कौन सा है, तो ये हाफ सेल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमें क्या निकालना है, EMF है ना। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर हमारा कोई भी सेल हो, चाहे ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो या इसके अलावा कोई और भी इलेक्ट्रोड हो, उस इलेक्ट्रोड का हम जो EMF है वो EMF हम कैसे निकालते हैं। तो EMF निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमारा कौन सा है, नेनस्ट इक्वेशन। नेनस्ट इक्वेशन के द्वारा हमारा कोई भी सेल हो, किसी भी सेल का हम EMF का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ये जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए नेनस्ट जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो ध्यान से देखें, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए नेनस्ट इक्वेशन आपके सामने है, जिसमें E हमारा है EMF है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमें निकालना है, और E0 हमारा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है हमारी, 0। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन 2.303 RT अपॉन F। तो ये इस फॉर्मूले के अंदर ये जो RT अपॉन F और ये ln को log के अंदर चेंज कर दिया तो ये हमारा हो जाता है 2.303। तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दी है 0.059, और क्या दिया हमें यहाँ पे, log 2 की वैल्यू दी है 0.3010, और यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर ये pH2
तो हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो प्रेशर हमारा कितना है, तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर हमारा है 2 atm। और ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो H प्लस का स्क्वायर है, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमारी है 0.02 m। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसकी सारी वैल्यू हमको दी हुई है, बस हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू उनको उस इक्वेशन के अंदर रखना है और आंसर निकालना है। तो ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये यहाँ पर E जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो E है, E की वैल्यू हम निकालते हैं। E0 की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी दी है, तो E0 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है 0, तो ये तो डायरेक्ट हो गया 0। फिर उसके बाद में माइनस के बाद में RT/F, ये इसकी वैल्यू हमारी कितनी है 0.059। और यहाँ पर ये जो N की वैल्यू है ना, ये N की वैल्यू क्या होगी, तो हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए हमारे 2H प्लस चाहिए। तो 2H प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो H2 का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और जो Ln है वो हमारा लॉग में चेंज हो जाएगा, इसलिए तो यहाँ पर 2.303 आया है ना। तो Ln हमारा लॉग में चेंज हो जाएगा। और PH2 की वैल्यू हमारी कितनी है 2 atm, तो ये हमारी 2 atm। और H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन वो हमारी है 0.02, और उसका क्या है स्क्वायर। तो इसको अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे जो E की वैल्यू हो जाएगी, E की वैल्यू यहाँ तो 0 तो हट जाएगा, और ये माइनस का माइनस रहेगा। अब ये दोनों आपस में, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.0295। और यहाँ पर इस पूरे लॉग की वैल्यू का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा जो आंसर प्राप्त होता है वो हमारा कितना प्राप्त होता है, वो हमारा प्राप्त होता है 3.699। तो यहाँ पर लास्ट में जब इन दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो हमारा आंसर प्राप्त होता है -0.109। तो ये -0.109 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये क्या है EMF। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2026 से। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन, एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, R एक रिएक्टेंट है जो किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन R वर्सेस टाइम हैज नेगेटिव स्लोप एज शोन। तो यहाँ पर आपको ये प्लॉट दिया गया है, इस प्लॉट को देख करके अपने को बताना है इस प्लॉट के अंदर क्या क्या है। एक तो है कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन है, और दूसरा कौन है हमारा टाइम, ये हमारा टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ये जो प्लॉट आपको दिया हुआ है जिसमें जो स्लोप बन रहा है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो आपको क्या बताना है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ये जो प्लॉट है वो कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो प्लॉट है वो कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, तो ये प्लॉट हमारा बना है उस ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है, जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। तो इसका मतलब आपको जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जैसे 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इन सब की इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशन है, यदि वो आपके ध्यान में है तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। तो हमारी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कौन कौन से ऑर्डर वाली रिएक्शन, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इन तीनों की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो आपके सामने मैंने आपको दी है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो हमारी है 0 ऑर्डर रिएक्शन की। इसके नीचे वाली ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो हमारी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, और लास्ट में जो नीचे ये हमारी है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो तीनों की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को देखने के बाद हमें ये पता करना है कि ये जो प्लॉट है वो हमारा कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है। तो तीनों ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि ये हमारा प्लॉट है वो कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है। ध्यान से देखें, फर्स्ट हम लेते हैं 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर के अंदर ये R कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हमारी R कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद में R0 हमारा कौन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पर प्लॉट किस किस के बीच में है, एक तो हमारी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और साथ में टाइम, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम। तो ध्यान से देखो, ये हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और ये टाइम दोनों के बीच में जब प्लॉट हम खींचते हैं तो यहाँ पर ये जो इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो हमारी आएगी इंटरसेप्ट के अंदर, और यहाँ पर ये जो प्लॉट जो हमें प्राप्त हो रहा है ना, ये प्लॉट हमारा धीरे धीरे डाउन में जा रहा है। डाउन में क्यों जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे रिएक्टेंट हमारा क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और यहाँ पर ये जो इसका जो स्लोप प्राप्त हो रहा है वो हमारा कैसा प्राप्त हो रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर भी क्या है, माइनस के, मतलब हमारा जो स्लोप प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, नेगेटिव प्राप्त होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा जो प्लॉट है वो हमारे कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, 0 ऑर्डर रिएक्शन का है। यदि ये प्लॉट हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता तो फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कौन सी है, ये रही। तो यहाँ पर जो R है उसकी जगह आता हमारा ln R है ना, ये जो R है उसकी जगह ln R आता, और ये यहाँ पर जो R0 लिखा हुआ है वहां पर आता ln R0। और प्लॉट तो हमारा ये ऐसा ही बनता जिसके अंदर जो स्लोप है वो कैसा होता, नेगेटिव होता।
और यदि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती तो यहाँ पर ये जो R लिखा हुआ है उसकी जगह हमारा क्या होता 1/AT, और उसके बाद जो ये R0 लिखा है उसकी जगह हमारा क्या होता 1/A0। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि हमारा ये जो प्लॉट है वो कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। वो हमें कैसे पता चला, उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। तो आपको तीनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो आपके ध्यान में होनी चाहिए, तो ही आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल पाएगा। ओके, क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2026 से, एट ए सर्टेन टेम्परेचर T जो केल्विन में है, ड्यूरिंग ए प्रोसेस 500 जूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड वर्क ऑफ 200 जूल इज डन बाय द सिस्टम, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारा एक सिस्टम है, इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या है, सर्टेन मतलब फिक्स है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। और ड्यूरिंग ए प्रोसेस मतलब जब ये सिस्टम प्रोसेस करता है तो उस समय क्या होता है, 500 जूल इज एब्जॉर्ब, मतलब 500 जूल जो एनर्जी है वो इस सिस्टम के द्वारा क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। और 200 जूल है वो वर्क के अंदर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कितनी 200 जूल है वो किस में चेंज हो रही है, वर्क के अंदर। तो इसमें निकालना क्या है, तो देन द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है ना डेल यू, वो कितनी चेंज हुई उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये जो सवाल है वो कहां से लिया गया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो डेल यू होता है, जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होती है वो किसके इक्वल होता है, तो डेल यू इज इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, जिसमें हमारा क्यू कौन है, तो जो सिस्टम के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो हमारी क्यू की वैल्यू, और डब्ल्यू तो आपको पता ही है वर्क जो सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस सवाल के अंदर Q और जो W है दोनों की वैल्यू आपको दी हुई है। कौन कौन सी वैल्यू दी है, ध्यान से देखें। तो 500 जूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, मतलब जो हमारी 500 जूल है वो सिस्टम के द्वारा क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो जब सिस्टम के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो जो Q की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी, प्लस 500। तो यहाँ Q की वैल्यू प्लस में क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी जो है वो सिस्टम के द्वारा क्या होती है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब एब्जॉर्ब होती है तो प्लस, और जब एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलती है तो ये Q हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद में जो वर्क है ना, जो वर्क किया जा रहा है, वर्क ऑफ 200 जूल इज डन, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। तो जब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है तो ये हमारी एनर्जी किस में आ जाएगी, माइनस में। तो ये हो गया -200। तो यहाँ पर सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर वर्क हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 200 हमारा किस में आएगा, माइनस में। और यदि इसका ऑपोजिट, यदि सराउंडिंग के द्वारा यदि सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो वो हमारा एनर्जी किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो Q और W दोनों की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो अब आगे यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर दोनों की वैल्यू को हम ऐड करते हैं। तो ये हमारा डेल यू इज इक्वल हो जाएगा, Q की वैल्यू हमारी कितनी है, 500, प्लस जो W है उसकी वैल्यू कितनी है, -200। तो ये हमारा हो जाएगा 500 - 200। तो 500 में से 200 जाएंगे तो हमारी एनर्जी कितनी बचेगी, 300। तो 300 जूल हमारी वैल्यू कौन सी होगी, सिस्टम के द्वारा जो इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज हो रहा है, डेल यू की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में हमारा 300 जूल कहाँ पर है, सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर जो 300 जूल जो वैल्यू दी हुई है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2026 से, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विथ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स। The mass of copper deposited at cathode is, कॉपर सल्फेट के विलयन का 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युतीकरण किया जाता है, तो कैथोड पर जमा हुए कॉपर का द्रव्यमान कितना होगा। तो इस सवाल के अंदर हमारे पास में एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर 2 इलेक्ट्रोडों के माध्यम से, ये दोनों हमारे इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के माध्यम से 1.5 एम्पियर का जो करंट है वो 10 मिनट तक इसके अंदर पास करते हैं। तो यहाँ जो कैथोड है ना, मान लो ये हमारा एनोड है और ये हमारा कौन है, कैथोड। तो इस कैथोड पर जो कॉपर जो डिपॉजिट होगा उसका मास कितना होगा वो हमें निकालना है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा कौन से लॉ से, फेराडे के लॉ से। फेराडे का कौन सा लॉ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो फेराडे का जो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जिसके अंदर हम निकालते हैं जो कैथोड के ऊपर जो मास डिपॉजिट होता है जो मेटल का, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने है। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यदि ये फॉर्मूला आपके ध्यान में है तो किसी भी मेटल का हम जो उसका मास कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर इस सवाल के अंदर जो कॉपर जो हमारा डिपॉजिटेड हो रहा है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मास डिपॉजिट हो रहा है उस मास की वैल्यू हम निकालते हैं। तो मास इज इक्वल, सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू रखनी है, मोलर मास की। तो कॉपर का जो मोलर मास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 63 ग्राम। तो मोलर मास हमारा कितना हो गया, 63। उसके बाद में मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करना है, आई मतलब कौन, हमारा करंट। करंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 1.5 एम्पियर। तो 63 मल्टीप्लाई 1.5, और आगे किसे मल्टीप्लाई करना है, टी कौन है, टाइम, मतलब कितने टाइम तक करंट का फ्लो हमने इस सॉल्यूशन के अंदर किया है। तो कितने मिनट तक, 10 मिनट। अब यहाँ पर मिनट को हमें किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो टाइम है वो हमें सेकंड में ही लेना है। तो 10 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हमारा टाइम हो जाएगा 600। अब इसको हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है हमें, तो जेड कौन है, तो यहाँ पर जो कॉपर है वो हमारा कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर है वो Cu2+ के रूप में होता है। तो Cu2+ को Cu के अंदर चेंज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो Z है वो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उस मेटल को डिपॉजिट होने के लिए चाहिए। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Z की वैल्यू हो जाएगी 2, और उसको मल्टीप्लाई करना है F से। F हमारा कौन है, फेराडे कांस्टेंट, और फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू हमारी कितनी है, 96,487। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू रखने के बाद जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, तो 0.2938, ये जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त होती है। तो आप भी इसको एक बार कैलकुलेट करके देखें कि ये आंसर प्राप्त होता है या नहीं। तो यहाँ पर इस सवाल के अंदर जो कैथोड पर जो हमारा कॉपर जो डिपॉजिट हुआ उसका जो मास हमें प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ था, 0.2938। ये ऑप्शन हमारा कहां पर है, ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2026 से, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, और इन 5 स्टेटमेंट में से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, उसको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो फटाफट चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, जिसका मोलर मास है हमारा 60 ग्राम पर मोल, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन इज 0.556 मोलर। तो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या चेक करना है, 2.5 ग्राम जो एथेनोइक एसिड है वो हमारा डिजोल्व है बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर, और बेंजीन जो हमारा सॉल्वेंट है उसका मास कितना है, 75 ग्राम। तो जो सॉल्यूशन बनाए उस सॉल्यूशन की मोलरिटी हमारी कितनी प्राप्त हो रही है, 0.556 हमें प्राप्त होती है या नहीं, उसे हमें चेक करना है। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल कर हम चेक कर लेते हैं। मोलरिटी हमारी कितनी प्राप्त होनी चाहिए, 0.556। मोलरिटी हम कैसे निकालते हैं, तो मोलरिटी इज इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलरिटी इज इक्वल किसको आपस में डिवाइड करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे, तो जो सॉल्यूट हमारा कौन है, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड को कितने ग्राम डिजोल्व किया है, 2.5 ग्राम। तो 2.5 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे किससे, उसके मोलर मास से। मोलर मास कितना है, 60। तो ये तो हमें प्राप्त हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इस मोल्स को डिवाइड किससे करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन। बेंजीन का मास कितना है, 75 ग्राम, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें चाहिए, केजी के अंदर। मतलब 75 जो ग्राम में है उसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये हमारा केजी के अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना प्राप्त होगा, 0.556। मतलब ये जो इस सवाल के अंदर दिया हुआ है वो हमारा प्राप्त हो रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, जिसका मोलर मास हमारा है 40 ग्राम पर मोल, इन 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.278 मोलर एट 298 केल्विन। तो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या चेक करना है, हमारा एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 450 ml, और उस सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम जो NaOH है वो हमारा डिजोल्व है। तो उस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो मोलरिटी हमारी 0.278 मोलर हमें प्राप्त होती है या नहीं, उसे हमें क्या करना है, चेक करना है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमें किसका कैलकुलेशन करना है, मोलरिटी का। तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमारा होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी एम इज इक्वल क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है हमारा, NaOH। NaOH हमारे कितने ग्राम है, 5 ग्राम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 5 अपॉन जो इसका मोलर मास है, मोलर मास कितना है 40, तो 5 अपॉन 40 ये तो हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर उसको किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है हमारा, ये यहाँ दिया हुआ है 450 ml।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें किस में लेना है, लीटर में लेना है। तो ये 450 ml को 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में हमारा वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है 0.278। क्या ये वैल्यू हमारी स्टेटमेंट में दी हुई है? तो स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू है 0.278 और यहाँ पर आंसर भी वही आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। मतलब जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है ना, एक्वेटिक स्पीसीज मतलब वाटर में रहने वाले जो जीव होते हैं वो हमारे मोर कंफर्टेबल होते हैं इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के अंदर वो मोर कंफर्टेबल होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। करेक्ट क्यों है? क्योंकि ये जो कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर जिसका टेम्परेचर कम होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस की जो सोल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब ऑक्सीजन गैस की सोल्युबिलिटी यदि ज्यादा होती है तो जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं वो उस वाटर के अंदर मोर कंफर्टेबल होते हैं, मतलब आसानी से रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन यदि आसानी से अवेलेबल हो जाएगी तो वो उस वाटर के अंदर क्या होंगे, मोर कंफर्टेबल होंगे। फोर्थ स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं। द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्रेशर। मतलब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि प्रेशर को यदि डिक्रीज करते हैं ना, प्रेशर को यदि कम करते हैं तो क्या सोल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है? तो यदि प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती नहीं है, सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि जो गैस की जो सोल्युबिलिटी होती है वो जितना हम प्रेशर बढ़ाते हैं उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। और इस स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहा है कि प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं और सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। मतलब स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं। फॉर ए बाइनरी मिक्सचर ए एंड बी, मतलब दो मिक्सचर हैं ए और बी, दोनों को हम मिला रहे हैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एंड बी आर Na एंड Nb रेस्पेक्टिवली। दोनों के जो नंबर ऑफ मोल हैं वो हमारे हैं Na और Nb। द मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी। तो यहाँ पर जो B का जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला XB इज इक्वल Na अपॉन Na प्लस Nb है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो ध्यान से देखिए, हमारा जो A और दूसरा कौन है, B, दोनों को हम मिला रहे हैं और दोनों के मोल हमारे कितने हैं, Na और Nb। तो यहाँ पर जब A का जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं XA इज इक्वल क्या हो जाता है, Na अपॉन Na प्लस Nb। तो ये तो हो गया हमारा A के मोल फ्रैक्शन। अब B के मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं तो B के मोल फ्रैक्शन का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, XB इज इक्वल NB अपॉन Na प्लस Nb। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है उसके मोल को हमें लिखना है ऊपर और नीचे उसको डिवाइड करना है टोटल मोल से। जैसे A का निकालना है तो यहाँ गया Na और जैसे B का निकालना है तो यहाँ ऊपर कौन आएगा, Nb। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर जो XB मतलब जो B के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, Na। और जब B के मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं तो किसके मोल ऊपर आते हैं, B के मोल हमें ऊपर लिखने हैं और नीचे हमें लिखने हैं टोटल मोल। मतलब यहाँ पर Na की जगह क्या आना चाहिए, Nb आना चाहिए। मतलब ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो क्या है, इनकरेक्ट है ना, सही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड वाला भी करेक्ट है, थर्ड वाला भी करेक्ट है, फोर्थ वाला करेक्ट नहीं है और फिफ्थ वाला भी करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें चेक करें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, जिसमें A, B और C, A, B, C हमारे करेक्ट है। तो A, B, C वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2026 से। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखें। ए बल्ब इज रेटेड एट 150 वॉट कन्वर्टिंग 8% एनर्जी इनटू लाइट if energy of one photon is 4.42 into 10 की पावर -19 जूल, how many photon are emitted by the bulb per second? एक बल्ब की शक्ति 150 वॉट है जो अपनी ऊर्जा का 8% भाग है वो प्रकाश में परिवर्तित करता है। यदि एक फोटोन की ऊर्जा 4.42 इंटू 10 की पावर -19 जूल है तो बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड कितने फोटोन उत्सर्जित किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है कि हमारा एक बल्ब है जिसका है ना रेटेड मतलब उसकी शक्ति मतलब उसका पावर हमारा कितना है 150 वॉट और इस 150 वॉट के अंदर कन्वर्टिंग 8% एनर्जी इनटू लाइट, मतलब 8% जो एनर्जी है वो लाइट के अंदर क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। इफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज 4.42 इंटू 10 की पावर -19 जूल, मतलब ये जो एनर्जी जो लाइट के अंदर कन्वर्ट हो रही है उस लाइट के अंदर जो हमारे फोटोन होते हैं तो उसमें जो वन फोटोन की एनर्जी हमारी दी है 4.42 इंटू 10 की पावर -19 जूल।
तो हाउ मेनी फोटोन आर इमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड, तो वो जो लाइट जो जनरेट हो रही है उस लाइट के अंदर पर सेकेंड के अंदर कितने फोटोन है वो क्या होते हैं, इमिटेड होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, उसकी संख्या हमें निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखें इसको हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो बल्ब है ना, उस बल्ब का पावर है ना, पी हमारा वैल्यू इसकी कितनी है 150 वॉट, और इस 150 वॉट के अंदर कितनी एनर्जी लाइट के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो 8% एनर्जी लाइट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर उसका 8% हम निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है 8/100। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया, जब इसको सॉल्व करते तो हमें आंसर मिलेगा 12 वॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 वॉट में से जो 12 वोट है वो एनर्जी लाइट के अंदर क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ पर वोट का मतलब क्या होता है, वोट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो 150 वॉट का जो बल्ब है वो पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड हमारा 12 जूल है वो एनर्जी के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार ये क्लियर हो गया कि हमारा 150 वॉट का जो बल्ब है वो हमारा पर सेकेंड 12 जूल क्या करता है, एनर्जी कन्वर्ट करता है। और हमें निकालना क्या है, तो पर सेकेंड के अंदर कितने फोटोन हमारे इमिटेड हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1 फोटोन की जो एनर्जी की वैल्यू हमारी कितनी है, 4.42 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये पर सेकेंड जो 12 जूल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसको हम डिवाइड कर देंगे 4.42 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये कौन है, हमारे एक फोटोन की एनर्जी। तो पर सेकंड के अंदर जो हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वो तो हमारी 12 जूल, और एक फोटोन की एनर्जी हमारी कितनी है, तो ये 4.42 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, पर सेकंड के अंदर जो फोटोन हमारे इमिटेड होते हैं उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो 10 की पावर जो -19 है वो तो चला जाएगा ऊपर, तो वो हमारा हो जाएगा 10 की पावर 19 के रूप में। और उसके साथ में हम जब यहाँ पर इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 2.71। तो ये हमें प्राप्त हो जाते हैं पर सेकंड के अंदर, पर सेकंड के अंदर जो फोटोन जो इमिटेड होते हैं उसकी वैल्यू हमें ये 2.71 इंटू 10 की पावर 19, ये जो नंबर है वो हमारे नंबर ऑफ फोटोन हमें प्राप्त होते हैं। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन में कहां पर है, चेक करते हैं। तो ये 2.71 इंटू 10 की पावर 19, ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2026 से। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखें। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। लिस्ट फर्स्ट जिसमें आपको दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, और लिस्ट सेकंड के अंदर आपको दिया है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक की इकाई। तो यहां पर इस सवाल के अंदर आपको लिस्ट फर्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कौन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ये जो हमारे अलग अलग टाइप के जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है उन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट है ना, वेग नियतांक की इकाई। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कौन कौन सी होगी उसको हमें क्या करना है, मैच करना है। तो आप सभी को पहले से ये पता ही है कि हमारी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट हम किस प्रकार से निकालते हैं, और वो यूनिट कौन सी होती है। जिससे हमारी जीरो ऑर्डर की जो यूनिट होती है वो हमारी होती है ये फोर्थ में दी हुई है, वो फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो हमारी दी है थर्ड में, सेकंड ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो हमारी दी है फर्स्ट में, और थर्ड ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट हमारी दी हुई है सेकंड में। तो जिसको पहले से पता है कि ये रेट कांस्टेंट की यूनिट हमने किस प्रकार से निकाली है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन ये रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे मिलती है, कैसे प्राप्त करते हैं, ये जिसको नहीं समझ में आया वो बिल्कुल ध्यान से देखें कि इसको हम कैसे निकालते हैं। तो किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमें यदि रेट कांस्टेंट की यदि हमें क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का ये जो फॉर्मूला है उससे आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें। फॉर्मूले के अंदर क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन है ना, सांद्रता जो दी हुई है उसके ऊपर पावर कितनी है 1 - n। यहाँ पर ये n कौन है, तो n हमारी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसके साथ में जो टाइम है, टाइम की पावर क्या है -1। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी यूनिट हमारी क्या होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हमारी होती है मोल लीटर इनवर्स, और उसके ऊपर हमारा है 1 - n। और टाइम की यूनिट हमारी क्या होती है, तो टाइम की यूनिट हमें लेनी है सेकंड है ना, तो सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, जो n की वैल्यू है, जो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो n की वैल्यू है उसको हम रखेंगे, और जो यूनिट है वो यूनिट उसकी क्या होगी उसको निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0। तो हमारी जो यूनिट का जो फॉर्मूला था है ना, मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस n, तो n की जगह यहाँ पे क्या रख दिया हमने, 0 और सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर 1 माइनस n के अंदर जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 में 0 माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा, 1। तो जब पावर यदि 1 आएगी तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मोल का मोल ही रह जाएगा और लीटर इनवर्स का लीटर इनवर्स ही रहेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हमारे रेट कांस्टेंट की जो यूनिट हमें प्राप्त होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर उसके बाद चेक करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमारे n की वैल्यू क्या होगी, 1। तो जो यूनिट का जो फॉर्मूला था जिसके अंदर मोल लीटर इनवर्स तो है ही, और यहाँ पर 1 माइनस n की जगह n की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1 रखेंगे, और ये तो हमारा सेकंड इनवर्स ही रहेगा। तो जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर ये जो पूरी जो वैल्यू होती है उसके ऊपर यदि पावर 0 हो जाए तो यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो 1 होते ये यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कौन, तो यहाँ पर बचेगा केवल सेकेंड इनवर्स। तो इस प्रकार हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट हमारी होती है सेकेंड इनवर्स। फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमारी n की वैल्यू क्या होती है, 2। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो जब 2 रखेंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 का आंसर क्या आएगा, -1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है उसके ऊपर हमें -1 की पावर है, तो ये मोल के ऊपर क्या हो जाएगा, -1। ये लीटर हमारा -1 के अंदर है, तो ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एल के ऊपर प्लस आ गया, और यहाँ पर जो सेकंड जो है उसके ऊपर -1 ही रहेगा। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट हमें प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। और लास्ट में ये जो थर्ड ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट हम निकालते हैं, जिसके अंदर n की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 3। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर हम n की वैल्यू क्यों क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो ये 1 माइनस 3 मतलब पावर क्या हो जाएगी, -2। तो जब पावर यदि -2 हो जाएगी तो यहाँ पर मोल के ऊपर क्या आ जाएगा, -2, और लीटर के अंदर -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई -2 है ना, तो -1 और -2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, +2। तो लीटर का हो जाएगा स्क्वायर, और ये यहाँ पर सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो हमारी फोर्थ में दी हुई है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है हमारी थर्ड में। उसके बाद में जो सेकंड ऑर्डर है उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है फर्स्ट में, और थर्ड ऑर्डर के जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो हमारी दी हुई है सेकंड में। तो हमारा जो ए वाला जो मैच हो रहा है वो किसके साथ मैच हो रहा है, फोर्थ के साथ। तो ए वाले फोर्थ हमारे 3 ऑप्शन है। बी वाला जो मैच हो रहा है वो हमारा हो रहा है थर्ड के साथ, तो बी वाला थर्ड, ये 2 ऑप्शन है। उसके बाद में जो सी वाला है वो मैच हो रहा है हमारा फर्स्ट वाले के साथ, तो सी वाला फर्स्ट, और ये जो डी वाला है वो मैच हो रहा है 2 के साथ। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीट 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। In a qualitative analysis, Bi3+ is detected by appearance of precipitate of BiOOH. Calculate pH when the following equilibrium exists at 298 Kelvin. तो ये जो इक्विलिब्रियम है उस इक्विलिब्रियम के अंदर हमारा Bi3+ जो हमारा डिटेक्ट हो रहा है, कैसे डिटेक्ट हो रहा है, तो अपीयरेंस ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ BiOOH। ये जो BiOH का जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उससे हमारा यहाँ पर Bi3+ है वो क्या होता है, डिटेक्ट होता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम आपके सामने है उस इक्विलिब्रियम की सहायता से हमें क्या करना है, कैलकुलेट pH व्हेन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, मतलब इस इक्विलिब्रियम से हमें pH का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। और आपको उसके लिए क्या दिया गया है, तो ये जो इक्विलिब्रियम है उस इक्विलिब्रियम का हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, k की वैल्यू आपको दी है, और गिवन log 2 है ना, log 2 की वैल्यू आपको दी है, कितनी है, 0.3010। तो इससे हमें किसका कैलकुलेशन करना है, तो हमें निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, pH है ना, pH की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम है उस इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे कौन से आयन बन रहे हैं, OH माइनस आयन। मतलब इस OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन हम पहले निकालेंगे। इस OH की कॉन्सेंट्रेशन से हम निकालेंगे POH, और जब pH हमें प्राप्त हो जाएगा तो उससे हम क्या निकाल पाएंगे, pH। अब यहाँ पर इस सवाल के अंदर हमें OH की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दी हुई नहीं है, तो OH की कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K की वैल्यू दी हुई है उससे हम निकालेंगे OH की कॉन्सेंट्रेशन। और OH की कॉन्सेंट्रेशन हमें जैसे ही प्राप्त हो जाएगी तो हम निकाल देंगे POH, और POH यदि प्राप्त हो गया तो POH से हम निकाल पाएंगे pH। तो ध्यान से देखें इसे हम कैसे सोल्व करते हैं।
तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम हमारा है, ये जो इक्विलिब्रियम है, उस इक्विलिब्रियम के अंदर हम सबसे पहले हमें क्या करना है, OH माइनस जो आयंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे K की वैल्यू से, है ना। तो यहाँ पर K की वैल्यू हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमारी बराबर होती है, ऊपर तो आते हैं हमारे प्रोडक्ट हमारे कौन कौन है, BiO प्लस, और उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट हमारा है OH माइनस, और नीचे हम लिखते हैं रिएक्टेंट हमारा है BiOOH। तो यहाँ पर जो BiOH जो है वो हमारा सॉलिड के फॉर्म है ना, सॉलिड के फॉर्म में जो उसके जो एक्टिव मास की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, मतलब ये पूरा यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर जो K की वैल्यू होगी, वो K की वैल्यू हमारी BiO प्लस, ये BiO प्लस और ये OH माइनस, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन की मल्टीप्लीकेशन के क्या होगी, इक्वल प्राप्त होगी। तो यहाँ पर K का फॉर्मूला हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर BiO प्लस और OH माइनस हमारे समान अनुपात में, दोनों का जो रेशो है वो क्या है, इक्वल है। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि BiO प्लस इज इक्वल OH माइनस, दोनों को हम सेम मान लेते हैं ना, दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम उसको इक्वल मान लेते हैं। तो दोनों को हम क्या मान लेते हैं, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन S मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा K बराबर क्या हो जाएगा, S स्क्वायर। तो यहाँ पर K की वैल्यू हमें दी हुई है सवाल के अंदर, K की वैल्यू हमारे कितने दी है, 4 × 10⁻⁻10 इज इक्वल, यहाँ पर ये हमें किसकी निकालनी है, OH की निकालनी है। तो S की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OH माइनस, OH माइनस का की पावर क्या आएगी, स्क्वायर, क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को क्या मान लिया हमने, सेम मान लिया, इसलिए ये हो जाएगा OH माइनस का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो OH आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन हमें प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त हुई हमारी, 2 × 10⁻⁵ मोलर। तो अब यहाँ पर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो हमें प्राप्त हो गई ये। तो इस OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, POH। तो POH हमारा निकालने का फॉर्मूला है POH इज इक्वल माइनस लॉग OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन हमें जो प्राप्त हुई है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, और इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है POH इज इक्वल 5 माइनस लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू हमारी है 0.3010। तो यहाँ पर POH के अंदर 5 को इससे हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त होगी, 4.699। तो ये तो हमारा प्राप्त हो गया POH। तो इस POH की वैल्यू से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम pH की वैल्यू। pH की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि हमारे 298 केल्विन पर pH प्लस POH दोनों की वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमारा कितना प्राप्त होता है, 14 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि pH प्लस POH इज इक्वल 14। तो यहाँ पर POH की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है 4.699। तो यहाँ पर pH की जो वैल्यू हो जाएगी, pH की वैल्यू किसकी हो जाएगी, तो pH इज इक्वल यहाँ हो जाएगा हमारा 4.699 इज इक्वल 14। तो ये 4.699 को है उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये 14 में से इसको 4.699 को हम माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू हमारी कितनी प्राप्त होगी, वो वैल्यू हमारी pH की प्राप्त हो रही है 9.301। तो यहाँ पर जो इस pH की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई, कितनी प्राप्त हुई हमारी, 9.301। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीट एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। रिएक्शन को ध्यान से देखें। रिएक्शन हमारी है 2A प्लस B, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं और ऐड होकर के हमारा प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, 2D। ये जो रिएक्शन दी है उस रिएक्शन के अंदर किसकी वैल्यू दी हुई है आपको, तो एक तो वैल्यू दी है आपको डेल यू मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है, उसकी वैल्यू हमारी है -10 किलो जूल मोल इनवर्स। और उसके बाद सेकंड वैल्यू आपको दी है डेल एस मतलब एंट्रोपी में जो चेंज हो रहा है, वो वैल्यू हमारी है -44 जूल केल्विन इनवर्स एट 298 केल्विन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, तो हमें ये करना है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विथ डेल जी फॉर द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए जो हमारी डेल जी की वैल्यू है, वो डेल जी मतलब गिब्स एनर्जी में जो चेंज होता है, वो वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालनी है, जो आपको इस 4 ऑप्शन के रूप में दी हुई है। और उसके साथ क्या करना है, तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन एट 298 केल्विन, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो भी हमें इस डेल जी की वैल्यू के आधार पर हमें उसका जवाब देना है। मतलब कुल मिला करके ये जो रिएक्शन दी है, उस रिएक्शन की जो डेल जी की वैल्यू हमें निकालनी है, और डेल जी की वैल्यू निकालने के बाद ये जो रिएक्शन है वो हमारी स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो हमें पता करना है। तो ध्यान से देखें कि ये जो डेल जी है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो रिएक्शन हमारी है 2A प्लस बी चेंज इनटू 2D, और इस रिएक्शन की डेल यू इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू हमारी है -10 किलो जूल मोल इनवर्स, और उसी के साथ में एंट्रोपी में जो चेंज हो रहा है ना, डेल एस की वैल्यू हमारी दी है
-44 जूल केल्विन इनवर्स। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? तो हमें वैल्यू निकालनी है डेल जी की। तो डेल जी का फॉर्मूला होता है हमारा डेल एच माइनस टी डेल एस। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारा टी टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास में है 298 केल्विन, और डेल एस की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर ये दी हुई है। तो हमारे पास यहाँ पर इस सवाल के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर किसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास में? डेल एच। एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास में नहीं है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो डेल एच के फॉर्मूले से, डेल एच का फॉर्मूला हमारा होता है डेल एच इज इक्वल डेल यू प्लस डेल एन आर टी। तो इसमें डेल यू कौन है? हमारी जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो डेल यू, और उसके बाद में डेल एन कौन है? तो डेल एन हमारा होता है ये जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो मोल का जो डिफरेंस प्राप्त होता है वो हमारा होता है डेल एन। और डेल एन हम कैसे निकालते हैं? तो डेल एन की वैल्यू यहाँ पर नीचे निकाली हुई है, ध्यान से देखें कि डेल एन जो होता है उसके अंदर प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल को क्या करना है? माइनस करना है। तो प्रोडक्ट के मोल हमारे कितने हैं? 2, और रिएक्टेंट के मोल हमारे कितने हैं? तो 2 मोल तो हमारे ए के हैं और 1 मोल हमारा बी का है, मतलब 2 + 1 टोटल हमारे रिएक्टेंट हैं 3 मोल। तो डेल एन की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी? तो डेल एन की वैल्यू प्राप्त होगी 2 - 3, 2 - 3 इज इक्वल -1। फिर डेल एन के बाद इस फॉर्मूले के अंदर हमारा जो आर है, आर हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.31, और फिर उसके बाद जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 298 केल्विन। तो डेल जी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम डेल एच की वैल्यू को निकालते हैं। तो डेल एच की वैल्यू को निकालने के लिए उसके फॉर्मूले के अंदर ये जो वैल्यू है उसको हम नोट करते हैं। तो डेल एच इज इक्वल डेल यू की वैल्यू होती है हमारी -10, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में डेल एन की वैल्यू है -1, उसके बाद आर की वैल्यू हमारी है 8.31, टी की वैल्यू हमारी होती है 298 केल्विन, और फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 10 की पावर -3। अब ये 10 की पावर -3 कहाँ से आया? तो ये यहाँ पर हमारी जो इंटरनल एनर्जी जो है डेल यू की वैल्यू हमारी दी है किलो जूल के अंदर, है ना, ये -10 किलो जूल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आर की वैल्यू है वो हमारी जूल के अंदर है ना, तो जूल को किलो जूल के अंदर हम चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? 10 की पावर -3 से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या 1000 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये -10 का तो -10 रहेगा, और यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर प्राप्त होता है -2.476। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी और आगे सिंबल माइनस का रहेगा। तो डेल एच की वैल्यू हमारी हो जाती है -12.476 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये हमें प्राप्त होगी, एंथैल्पी में जो चेंज हो रहा है वो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद आगे हमें इस सवाल के अंदर जिसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? डेल जी की वैल्यू निकालनी है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है। तो यहाँ पर डेल एच की वैल्यू हमें जो प्राप्त होती है वो हमने किस में निकाली है? किलो जूल के अंदर निकाली है ना। और यहाँ पर जो डेल एच की वैल्यू हमें जो दी है वो हमारी किस में दी है? जूल के अंदर। तो उसको भी हम किलो जूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वो वैल्यू हो जाएगी -0.044 किलो जूल केल्विन इनवर्स। अब उसके बाद हम डेल जी के फॉर्मूले के अंदर डेल एच और टी डेल एस की वैल्यू को हम रखते हैं। तो डेल एच की वैल्यू तो है हमारी -12.476, फिर उसके बाद में फिर बीच में माइनस, और टी की वैल्यू हमारी है 298 केल्विन, मल्टीप्लाई हमारा डेल एस की वैल्यू हमारी है -0.044। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो डेल जी की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है -12.476। ये तो जैसा है वैसा ही है। यहाँ पर ये इसको हम पहले सॉल्व करते हैं तो ये माइनस और माइनस दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 13.112। तो जब लास्ट में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी जो डेल जी की वैल्यू प्राप्त हो रही है वो +0.636। यहाँ पर प्लस में क्यों आया? क्योंकि हमारा 13 है वो लार्ज नंबर है, तो वैल्यू हमें प्राप्त होती है प्लस में +0.636 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये प्राप्त होगी हमारी डेल जी की वैल्यू। तो ये जो 4 ऑप्शन है उसके अंदर चेक करते हैं कि हमारा प्लस वाली वैल्यू कौन सी है, ये दोनों वैल्यू, और प्लस के अंदर 0.63568 है ना, मतलब ऑप्शन नंबर 3 के अंदर जो वैल्यू है वो हमारी इस क्वेश्चन का क्या है? सही आंसर। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारी ये जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि यदि डेल जी की वैल्यू यदि पॉजिटिव प्राप्त होती है ना, हमारे इस आंसर के अंदर पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है, तो डेल जी की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो वो प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना, अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है। और यदि डेल जी की वैल्यू यदि नेगेटिव प्राप्त होती है तो वो प्रोसेस हमारा कौन सा होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर डेल जी की वैल्यू हमें प्लस में प्राप्त हो रही है, मतलब हमारा वो प्रोसेस कौन सा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेडब्ल्यू मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ए कप ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस, वाटर का एक कप है जिसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वो हमारा कौन है? सिस्टम है। is placed in a microwave oven and the oven is turned on for 1 minute during which the water being to boil. Which of the following option is true?
एक कप पानी को, है ना, मतलब वो हमारा कप जो पानी है वो हमारा कौन है, सिस्टम, 5 डिग्री सेल्सियस पर माइक्रोवेव ओवन में रखा जाता है और ओवन को 1 मिनट के लिए चालू किया जाता है, जिसके दौरान पानी उबलने लगता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि हमारे पास में एक कप पानी है, इस पानी का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम रख रहे हैं माइक्रोवेव ओवन के अंदर 1 मिनट के लिए। तो ये जो वाटर है वो वाटर क्या होता है, बीइंग टू बॉईल, है ना, उबलने लगता है। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारी Q की वैल्यू, Q मतलब हीट, उसके बाद में W, W मतलब वर्क की वैल्यू, और डेल U मतलब इंटरनल एनर्जी। तीनों की वैल्यू के अंदर क्या चेंजअप होता है, ये हमारा ये 4 ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, मतलब किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है या किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है या किसकी वैल्यू 0 होती है, वो इस प्रोसेस के अंदर उनकी वैल्यू के अंदर क्या चेंजअप होता है वो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमारा जो एक कप पानी है, जो हमारा कौन है, सिस्टम है, उसका टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। और फिर जब इसको माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम जब 1 मिनट के लिए हम इसको रखते हैं, तो ये पानी हमारा क्या होने लगता है, उबलने लगता है। मतलब इस एक कप पानी का जो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, वो डिग्री सेल्सियस हमारा हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक कप पानी का टेम्परेचर बढ़ा। अब एक कप पानी का टेम्परेचर कैसे बढ़ा, तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर जब हमने रखा, तो माइक्रोवेव ओवन के द्वारा जो एनर्जी किसको दी गई, तो इस एक कप पानी जिसका टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस, तो वो एनर्जी एक कप पानी को जो सिस्टम को दी गई, और इसका टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब यहाँ पर जो हीट है वो हीट क्या हुई, इंक्रीज हुई। मतलब हमारी जो क्यू कौन है, हीट, उसकी वैल्यू हमें कैसी प्राप्त होगी, पॉजिटिव प्राप्त होगी। अब हम चेक करेंगे हमारी वर्क की वैल्यू को, कि इस प्रोसेस के अंदर हमारा जो W है, जो वर्क है, वो हमारा नेगेटिव होगा या 0 होगा या पॉजिटिव होगा, उसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पर जब एक कप पानी को, मतलब जो हमारा सिस्टम है, उसको जब माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखा और पानी क्या होने लगता है, उबलने लगता है। मतलब वाटर जो है, जो सिस्टम जो है, वो हमारा क्या हो रहा है, सराउंडिंग के ऑपोजिट में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो सराउंडिंग पर वर्क करता है, वो हमें कैसे पता चला, तो यहाँ पर ये जो एक कप जो वाटर है वो हमारा जब गर्म होता है, मतलब वो जो वाटर है वो उबलने लगता है, बॉईल होने लगता है, मतलब वो वाटर जो है वो उसके चारों जो सराउंडिंग है उस पर क्या करता है, वर्क करता है। तो एक बात ये आप ध्यान में रखें कि हमारा जब सिस्टम है वो यदि सराउंडिंग के ऊपर काम करता है, तो उस समय जो वर्क हमें प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है नेगेटिव प्राप्त होता है। और उसका ऑपोजिट, जब सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर वर्क होता है, तो उस समय हमारा वर्क जो होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव। और यहाँ पर ये जो वर्क प्राप्त हो रहा है वो हमारा कौन सा प्राप्त होगा, नेगेटिव प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर वर्क किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर ऑपोजिट हो रहा है, इसलिए वर्क की हमारी जो वैल्यू कैसी प्राप्त होगी, नेगेटिव प्राप्त होगी। फिर उसके बाद हम लास्ट चेक करते हैं हमारा डेल यू। डेल यू मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक कप पानी जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, और जब उसको ओवन के अंदर हम रखते हैं तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब उस सिस्टम के अंदर जो वाटर है उसकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इंटरनल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो हमारा ये जो डेल यू की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें कैसी प्राप्त होगी, पॉजिटिव प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर ये क्लियर हो गया कि हमारा जो क्यू है, क्यू की वैल्यू हमें कैसी प्राप्त हुई, पॉजिटिव। फिर उसके बाद जो वर्क की वैल्यू जो डब्ल्यू है वो हमें प्राप्त हुई नेगेटिव। और हमारा जो इंटरनल एनर्जी डेल यू की वैल्यू हमें कैसी प्राप्त हुई, पॉजिटिव। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है जिसमें क्यू पॉजिटिव, डब्ल्यू नेगेटिव और डेल यू पॉजिटिव हो, तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेडब्ल्यू मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इट इज नोटिस्ड दैट Pb2 plus is more stable than Pb4 plus, but Sn2 plus is less stable than Sn4 plus. Observe the following reaction. यह देखा गया है कि Pb4 plus की तुलना में अधिक स्थिर है Pb2 plus, लेकिन Sn4 plus की तुलना में कम स्थिर है Sn2 plus. तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं का अवलोकन करें। तो यहाँ पर आपको ये दो रिएक्शन आपको दी हुई है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी है PbO2 प्लस Pb चेंज इनटू 2PbO, और सेकंड रिएक्शन हमारी है SnO2 प्लस Sn चेंज इनटू 2SnO। तो इन दोनों रिएक्शन की ये जो वैल्यू दी है डेल आर जी है ना, डेल आर जी ये फर्स्ट रिएक्शन की और ये हमारी सेकंड रिएक्शन की। तो डेल आर जी क्या है, तो ये जो दोनों रिएक्शन हो रही है उनकी गिब्स एनर्जी। तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्शनों को देखने के बाद हमें ये बताना है कि कौन से रिएक्शन की डेल आर जी की वैल्यू 0 से कम होगी या 0 से ज्यादा होगी, जो ये 4 ऑप्शन के अंदर आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 0 से कम और 0 से ज्यादा मतलब डेल आर जी की वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी या
पॉजिटिव होगी, वो हमें यहाँ पर इन दोनों रिएक्शनों को देखना है और दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्शनों के अंदर कौन सी रिएक्शन की डेल आर जे की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि इट इज नोटिस द डेट Pb2+ इज मोर स्टेबल देन Pb4+। तो जैसे ये हमारी रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि हमारा PbO2 है, उसके अंदर जो लेड जो Pb है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारी कितनी है? +4 है। और PbO के अंदर लेड की ऑक्सीडेशन नंबर हमारी है +2। तो +4 और +2 दोनों में से हमारा मोर स्टेबल कौन है? तो मोर स्टेबल हमारा है Pb2+। तो हमारा Pb2+ है वो मोर स्टेबल है। किससे मोर स्टेबल है? Pb4+ से। मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो हमारा मोर स्टेबल है। मतलब यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी वो हमारी क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी, है ना, स्वतः होगी, ऑटोमेटिक होगी। तो जब रिएक्शन जब ऑटोमेटिक होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, तो हमारे जब डेल आर जी की वैल्यू क्या होती है उस समय? नेगेटिव प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इस फर्स्ट रिएक्शन के अंदर जो डेल आर जी की वैल्यू हमारी नेगेटिव प्राप्त हो रही है, तो वो नेगेटिव क्यों प्राप्त हो रही है? तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जब कोई जो प्रोसेस हो रहा है, यदि वो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है, वो प्रोसेस हमारा स्वतः हो रहा है, ऑटोमेटिक होता है, तो उसके अंदर जो डेल आर जी की वैल्यू हमारी रहती है नेगेटिव। और यदि कोई प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारा ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो उस कंडीशन के अंदर जो डेल आर जी की वैल्यू रहती है वो हमारी क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमारी डेल आर जी की वैल्यू नेगेटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल आर जी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर इस फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारा जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए डेल आर जी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होती है? नेगेटिव प्राप्त होती है। नेगेटिव प्राप्त होती है मतलब 0 से कम प्राप्त होती है। तो 0 से कम वाले जो ये 4 ऑप्शन उसमें से कौन कौन से हैं? तो उसमें एक तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन है और एक हमारा ये थर्ड ऑप्शन है, जिसमें जो डेल आर जी की वैल्यू होती है वो 0 से क्या है? कम है। अब ये जो हमारी सेकंड रिएक्शन है उसको हम चेक करते हैं। सेकंड रिएक्शन हमारी SnO2 + Sn चेंज इनटू 2SnO। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारा जो SnO2 है वो हमारा कौन सी स्टेट के अंदर है? उसमें Sn हमारा है 4+ के रूप में, और 2SnO के अंदर हमारा जो Sn है वो हमारा किस में है? +2 के अंदर है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? बट Sn2+ इज लेस स्टेबल देन Sn4+। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा Sn2+ है वो लेस स्टेबल है। किससे लेस स्टेबल है? 4+ से। मतलब 4+ वाला हाई स्टेबल है और +2 वाला जो है वो हमारा लेस स्टेबल है। मतलब हमारा यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो हमारा मोर स्टेबल है और जो प्रोडक्ट है वो हमारा लेस स्टेबल है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन जो हो रही है, जो इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है, वो हमारी रिएक्शन ऑटोमेटिक होने वाली नहीं है। मतलब ये हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। ये कौन सा प्रोसेस है? ये रिएक्शन कौन सी है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो डेल आर जी की जो वैल्यू रहती है वो हमारी क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा। तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन मिले थे हमें, ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन के अंदर तो डेल आर जी की वैल्यू हमें मिली थी नेगेटिव, मतलब 0 से कम, और सेकंड वाली रिएक्शन के अंदर डेल आर जी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है? पॉजिटिव, मतलब 0 से ज्यादा। तो 0 से ज्यादा वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन की जो डेल आर जी की जो वैल्यू हमें प्राप्त की, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमें नेगेटिव प्राप्त हुई और सेकंड रिएक्शन के अंदर हमें पॉजिटिव प्राप्त हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा, निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करें। तो आपको कौन कौन से डाटा दिए हुए हैं? तो फर्स्ट डाटा हमारा दिया हुआ है डेल एफ एच। तो डेल एफ एच का मतलब फॉर्मेशन एंथैल्पी। किसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी? तो हमारी मेथेन, मेथेन जो गैस के रूप में, उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी हमारी दी है -x किलो जूल पर मोल, मतलब -x के रूप में उसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी हमें दी हुई है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट का उद्वीकरण एंथैल्पी। उद्वीकरण एंथैल्पी मतलब सब्लिमेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन एंथैल्पी किसकी? ग्रेफाइट की। वो हमारी कितनी दी है? y, है ना, y किलो जूल पर मोल। और थर्ड वैल्यू आपको दी गई है डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2, है ना, H2 की विघटन एंथैल्पी। मतलब H2 के अंदर जो H के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड की डिसोसिएशन एंथैल्पी वो हमारी कितनी है? Z किलो जूल पर मोल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या है? तो द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड इज गिवन बाय, मतलब ये जो तीन जो आपको डाटा दिए हुए हैं, इन तीनों डाटा से हमें क्या निकालना है? CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी हमें निकालनी है, जो ये चार ऑप्शन के रूप में आपको दी गई है। तो इसमें से कौन सी सही है वो हमें निकालनी है। तो इस CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी हम कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से देखें। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको जो तीन जो डाटा दिए हुए हैं वो डाटा हमारे कौन से हैं? तो एक तो फॉर्मेशन एंथैल्पी मेथेन की हमारी दी है -x, उसके बाद में एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट वो हमारी दी है y,
और डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 वो हमारी दी है Z, तीनों हमारी किलो जूल पर मोल के अंदर है। और इन तीनों डाटा से हमें निकालना क्या है, तो हमें ये जो CH4 बन रहा है उस CH4 के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी हमें निकालनी है। तो CH4 की बॉन्ड एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो रहा है, तो फॉर्मेशन हमारा हो रहा है मेथेन का, है ना, मेथेन गैस के रूप में इसका फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी हमारी दी है -x। तो इस मेथेन का फॉर्मेशन हमारा किससे हो रहा है, तो मेथेन का फॉर्मेशन हमारा हो रहा है कार्बन से, और कार्बन हमारा किसके अंदर है, ग्रेफाइट के अंदर, जो हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर है ना। तो यहाँ पर कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में है और ये CH4 हमारी गैस के फॉर्म में है, तो हमारा इस कार्बन का क्या करना पड़ेगा, सब्लिमेशन, और वो सब्लिमेशन की एंथैल्पी हमें दी है Y। फिर उसके बाद ये जो दोनों जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएंगे, तो हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH4 का। तो हाइड्रोजन गैस जब कार्बन के साथ में जुड़ेगी तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड की डिसोसिएशन एंथैल्पी हमें दी हुई है, डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 हमें दी है Z। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो CH4 है उसकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो फॉर्मेशन एंथैल्पी हमारी है डेल FH। वो फॉर्मेशन एंथैल्पी हमारी किसके इक्वल होगी, तो ये जो कार्बन दिया हुआ है उस कार्बन की सब्लिमेशन एंथैल्पी और हाइड्रोजन की डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये दोनों जो हमारे रिएक्टेंट है उनकी एंथैल्पी को हम ऐड कर देंगे, और प्रोडक्ट के अंदर जो CH4 बन रहा है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस CH4 के जो पूरी फॉर्मेशन की एंथैल्पी है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो अब आगे क्या करते हैं, तो इस इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू हमें दी हुई है उसको हम रखते हैं। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी जो हमारी मेथेन की है वो हमारी दी है -x, तो यहाँ पर रख दिया ये -x इज इक्वल। फिर उसके बाद सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 ही है तो वो यहाँ पर 1 ही आएगा। यहाँ पर डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ जो H2 है, तो यहाँ पर H2 के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो डिसोसिएशन एंथैल्पी जो हाइड्रोजन की है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई क्या हो गया 2। फिर उसके बाद माइनस किसको करना है, तो CH4 की जो बॉन्ड एंथैल्पी है ना, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, तो यहाँ पर CH बॉन्ड कितने बन रहे हैं, तो 4 CH बॉन्ड बन रहे हैं, तो मतलब 4 जो CH बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये -x का हो गया -x। उसके बाद में सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन वो हमारी दी है, सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन वो हमारी दी है Y, तो यहाँ पर ये हो गया Y। उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH मतलब डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 वो हमारी क्या दी है, वो हमारी दी है Z, तो 2 के साथ में कौन आ गया, Z आ गया। फिर उसके बाद में माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, उसके बाद में 4 और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH वो तो हमें क्या करनी है, निकालनी है। अब यहाँ पर ये यहाँ पर -x के रूप में है और यहाँ पर -4 के रूप में है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं और ये -x को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफर करने से क्या हुआ, ये जो 4 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ जो CH बॉन्ड की है वो हमारा इस तरफ आ गया, और ये Y का Y हो गया, ये 2Z का 2Z, और ये जो -x था वो +x के रूप में आ गया। तो अब लास्ट में क्या करेंगे, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ जो CH है यहाँ पर 4 है, 4 को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाती है Y + 2Z + x अपॉन 4। ये हमारी प्राप्त होगी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH। तो यहाँ पर ये जो CH4 है उस CH4 के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो हमें उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है Y + 2Z + x अपॉन 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो CH बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी हमें निकालनी थी वो एंथैल्पी हमें प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई थी, Y + 2Z + x अपॉन 4। तो ये वाला ऑप्शन हमारे 1 2 3 4 में कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो इस सवाल के अंदर क्या दिया गया है, तो हमारे सवाल के अंदर दिया है कि हमारी A चेंज D, मतलब एक रिएक्शन है जिसमें A चेंज हो रहा है D के अंदर, इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो A जो D में चेंज हो रहा है वो कौन सी रिएक्शन हो रही है, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, अकरिंग इन 3 स्टेप। जो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है। कौन सी 3 स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप हमारी है A चेंज हो रहा है B के अंदर, फिर B चेंज हो रहा है C के अंदर, और C चेंज हो रहा है D के अंदर। तो ये A से D जो रिएक्शन हो रही है वो हमारी इन 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है, जिसमें A पहले B में चेंज हो रहा है, B हमारा C में चेंज हो रहा है और C हमारा D में चेंज हो रहा है। मतलब टोटल A से D के बीच में जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 1 2 3 और 4, तो ये जो 4 ऑप्शन है जिसके अंदर आपको प्लॉट दिख रहे हैं वो प्लॉट किसके हैं, तो ये A से D में जो पूरा चेंजअप हो रहा है उस रिएक्शन का क्या है, ये ग्राफ। और ये ग्राफ किस किस के बिटवीन में, तो ये ग्राफ हमारा है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये जो y एक्सिस पे हमारी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, जो हमारी कौन सी एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है। और हमारी x एक्सिस पे कौन है, तो x एक्सिस पे है हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब अभिक्रिया प्रोफाइल, या हम कह सकते हैं अभिक्रिया की प्रगति। तो इस सवाल के अंदर आपको ये बताना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है A से लगा करके D के बीच में जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी और उसकी रिएक्शन कोऑर्डिनेट,
के बीच में बनने वाला कौन सा ग्राफ है वो सही है, उसका आंसर हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। हमारी जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन कौन सी हो रही है, तो रिएक्शन के अंदर ए जो चेंज हो रहा है किसके अंदर चेंज हो रहा है, डी के अंदर। और ए से डी में जो चेंज हो रहा है वो हमारी कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। मतलब जो रिएक्टेंट है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते हैं। मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है। तो जब इस रिएक्शन की जब हम डेल एच की वैल्यू निकालते हैं, तो इस डेल एच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, ई डी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, ई ए। दोनों की एनर्जी का हम डिफरेंस हम निकालते हैं। तो ये रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है, मतलब डी वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, ये ई डी की एनर्जी ज्यादा होगी और ए वाला जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर जो डेल एच जो हमें प्राप्त होगा, रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंजअप जो हमें प्राप्त होगा, वो हमें कैसा प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि डी वाले की एनर्जी ज्यादा होगी और ए वाले की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो नेट वैल्यू हमें किस में प्राप्त होगी, डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव प्राप्त होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनके अंदर जो डेल एच की वैल्यू जो प्राप्त होती है वो हमारी कौन सी प्राप्त होती है, पॉजिटिव प्राप्त होती है। और इसके ऑपोजिट जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं और प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन के अंदर, एक्सोथर्मिक कंडीशन के अंदर हमारी जो डेल एच की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो डेल एच की वैल्यू हमारी कैसी प्राप्त होती है, नेगेटिव प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमारी जो ए से डी में जो चेंजअप हो रहा है वो हमारी कितने स्टेप में हो रही है, 3 स्टेप के अंदर। तो इन तीनों स्टेप के अंदर हमारी जो डेल एच की वैल्यू आपको दी हुई है, जैसे ए से बी में चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू हमारी दी है पॉजिटिव, बी से सी में चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू दी है हमारी नेगेटिव, सी से डी में चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू हमारी दी है नेगेटिव। तो इस डेल एच की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ये प्लॉट के अंदर बताएंगे कि किसकी एनर्जी ज्यादा होती है और किसकी एनर्जी कम होती है। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारा जो ए है वो किस में चेंज हो रहा है, बी के अंदर। यहाँ पर मैंने ये जो 4 प्लॉट जो आपको ऑप्शन के अंदर दिए हुए थे उसकी एनर्जी का लेवल मैंने आपको यहाँ शो कर दिया है। जैसे यहाँ पर ये वाला जो लेवल है वो हमारा किसका है, ए का। ये वाला एनर्जी का लेवल किसका है, बी का। ये वाला किसका है, सी का। और ये वाला किसका है, डी का। तो इसी प्रकार चारों के अंदर ये ए बी सी डी के एनर्जी के लेवल जो आपको प्लॉट के अंदर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि जैसे हमारी फर्स्ट रिएक्शन है जो जिसमें चेंज हो रहा है, ए है वो चेंज हो रहा है बी के अंदर। तो यहाँ पर डेल एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब बी की एनर्जी ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, ए से। तो ये जो 4 ऑप्शन है उसके अंदर आपको ये देखना है कि बी की एनर्जी ज्यादा है ना, बी की एनर्जी हमारी फर्स्ट वाले में ज्यादा है ए से, सेकंड वाले में भी हमारी ए से बी की एनर्जी ज्यादा है, थर्ड वाले के अंदर भी बी की एनर्जी ज्यादा है और फोर्थ वाले के अंदर बी की एनर्जी क्या है, कम है और ए की एनर्जी ज्यादा है। मतलब फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। फिर उसके बाद जो हमारी सेकंड स्टेप हो रही है जिसमें बी चेंज हो रहा है किसके अंदर, सी के अंदर। तो उसकी जो डेल एच जो एंथैल्पी की वैल्यू हमारी कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है। मतलब यहाँ पर बी की एनर्जी ज्यादा होगी और सी की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, है ना, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी इसलिए डेल एच क्या होगी, नेगेटिव। तो सी की एनर्जी हमारी कम होगी और बी की एनर्जी ज्यादा होगी। तो सी की एनर्जी कम और बी की एनर्जी ज्यादा, वो वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो वो हमारा है एक तो जैसे यहाँ बी वाले की एनर्जी ज्यादा है और सी वाले की एनर्जी क्या है, कम है। मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारी बी वाले की एनर्जी कम है और सी वाले की एनर्जी ज्यादा है। मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेप जो हो रही है उसके अंदर डेल एच क्या है, नेगेटिव है। मतलब सी की एनर्जी कम होनी चाहिए और यहाँ पर सेकंड वाले के अंदर सी की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। मतलब ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो 2 ऑप्शन हमारे क्लियर कट गलत हो गए। कौन कौन से, एक तो सेकंड वाला गलत हो गया और ये फोर्थ वाला भी गलत हो गया। थर्ड वाले के अंदर चेक करते हैं कि हमारे ये बी की जो एनर्जी है वो हमारी ज्यादा है और सी की एनर्जी क्या है, कम है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। मतलब 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब हमारे 1 और 3 2 ऑप्शन बचते हैं। तो उसको चेक करते हैं हमारे थर्ड स्टेप के अंदर। तो थर्ड स्टेप को ध्यान से देखिए, जो हमारा चेंज हो रहा है सी से डी के अंदर, जहां पर डेल एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब प्रोडक्ट की हमारी जो एनर्जी है वो कम होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी हमारी ज्यादा होगी। मतलब डी वाले की एनर्जी कम होगी और सी वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। तो हमारे 1 और 3 के अंदर हमें देखना है कि 1 और 3 के अंदर यहाँ पर 1 वाले के अंदर सी की एनर्जी कम है और डी वाले की एनर्जी ज्यादा है। मतलब यहाँ तो डेल एच पॉजिटिव की वैल्यू बता रहा है और यहाँ पर दिया क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ होना क्या चाहिए, डी की एनर्जी कम होनी चाहिए और सी की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा है क्या, नहीं है। मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। तो लास्ट हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उसको हम चेक करते हैं, जिसमें सी की एनर्जी हमारी ज्यादा है और डी वाले की एनर्जी क्या है, कम है।
तो यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कैसी प्राप्त होगी, नेगेटिव प्राप्त होगी। मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। मतलब ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर जो एनर्जी का जो लेवल है ए बी सी और डी का, वो लेवल हमारा सही बताता है। और बाकी 1, 2 और 4 के अंदर जो एनर्जी के जो लेवल है ना, डेल एच की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो एनर्जी के लेवल है वो हमारे सही नहीं है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेडब्ल्यू मेन एग्जाम 2026 से। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिलाइए। तो आपको ये दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, तो लिस्ट फर्स्ट के अंदर हमारा है आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस सिस्टम, आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रिया। आइडियल गैस सिस्टम के अंदर जो हम आइसोथर्मल प्रोसेस करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जिसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है ना, टेम्परेचर हमारा बदलता नहीं है। तो आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर हम जो प्रोसेस करते हैं वो चार प्रकार के जो प्रोसेस हैं। पहला हमारा है रिवर्सिबल एक्सपेंशन, जो हमारा होता है उत्क्रमणीय प्रसार। सेकंड हमारा है फ्री एक्सपेंशन, मुक्त प्रसार। थर्ड हमारा है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, अनुत्क्रमणीय प्रसार। और फोर्थ हमारा है इरिवर्सिबल कंप्रेशन, अनुत्क्रमणीय संपीड़न। तो आइडियल गैस सिस्टम के अंदर जो हम आइसोथर्मल ये जो चार प्रकार के जो प्रोसेस कर रहे हैं, इन चारों प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन मतलब किया गया कार्य, जो वर्क जो किया जाता है, उस वर्क की वैल्यू को निकालने के लिए ये जो 4 फॉर्मूले आपको दिए हैं, इन 4 फॉर्मूलों को ये जो प्रोसेस है उनसे हमें क्या करना है, मिलान करना है। मतलब कौन से प्रोसेस के अंदर जो हम वर्क कर रहे हैं तो उसको वर्क निकालने का उसका फॉर्मूला क्या होगा, उससे हमें क्या करना है, मैच करना है। तो अब हम ये क्लियर करते हैं कि ये जो 4 प्रोसेस हो रहे हैं, इन 4 प्रोसेस के अंदर ये जो वर्क के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये वर्क के फॉर्मूले कैसे आते हैं, ये वर्क के फॉर्मूले हम कैसे निकालते हैं, उसको समझते हैं। तो आइडियल गैस सिस्टम के अंदर जो हमारा आइसोथर्मल जो प्रोसेस कर रहे हैं, ये जो 4 प्रोसेस है, पहला हमारा है रिवर्सिबल एक्सपेंशन, सेकंड हमारा है फ्री एक्सपेंशन, थर्ड हमारा है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और फोर्थ हमारा है इरिवर्सिबल कंप्रेशन। तो पहला ए वाला प्रोसेस हमारा कौन सा है, तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन है ना। रिवर्सिबल मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो हो जाने के बाद उसको वापस हम पुनः कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, जैसे जिसके अंदर ए है वो किस में चेंज हो रहा है, बी के अंदर, और बी वाला यदि वापस ए में चेंज हो सकता है तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। मतलब जो प्रोसेस एक बार हो जाता है और होने के बाद उसको हम वापस दोबारा कर सकते हैं तो वो हमारा प्रोसेस होता है रिवर्सिबल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन, मतलब यहाँ पर जो हमारी जो गैस है वो गैस को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब उसका प्रसार कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं। तो वो कौन सी कंडीशन के अंदर, रिवर्सिबल कंडीशन के अंदर हम उसका क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो आप ध्यान से देखें, ये जो चारों प्रोसेस है, चारों प्रोसेस के अंदर जो वर्क का फॉर्मूला हमारा फिक्स है। क्या फॉर्मूला है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो वर्क हमारा होता है वो माइनस पी डेल वी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी वर्क का फॉर्मूला वही है। बी वाले के अंदर भी हमारा जो डब्ल्यू है वो माइनस पी डेल वी है। उसके बाद में सी वाले के अंदर भी हमारा डब्ल्यू क्या है, माइनस पी डेल वी। और डी वाले के अंदर भी हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या है, तो माइनस पी डेल वी। मतलब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारा जो वर्क जो हम निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला हमारा फिक्स होता है। क्या होता है, तो W इज इक्वल माइनस पी डेल वी। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो चारों अलग अलग जो प्रोसेस हो रहे हैं, इन अलग अलग प्रोसेस के अंदर W की जो वर्क की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालते हैं। तो फर्स्ट में हमारा जो रिवर्सिबल जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है कि W हमारा जो रिवर्सिबल जो कंडीशन के अंदर है वहां पर माइनस इंटीग्रेशन P गैस मतलब गैस का प्रेशर। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है वो हम किसका कर रहे हैं, तो डीवी वॉल्यूम का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो इज इक्वल होती है माइनस nRT log VF अपॉन VI, जिसमें हमारा n कौन है, तो वो उस गैस के क्या है, नंबर ऑफ मोल। R हमारा कांस्टेंट है, T हमारा क्या है, टेम्परेचर है, Ln हमारा लॉग है, और उसके साथ में VF और VI, VF मतलब फाइनल वॉल्यूम और VI मतलब इनिशियल वॉल्यूम। तो वर्क का ये फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है कौन सी कंडीशन के अंदर, रिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर जो वर्क होता है वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड हमारा जो प्रोसेस है वो है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब होता है मुक्त प्रसार। मतलब जो गैस होती है उसके ऊपर यदि हम प्रेशर को हटा देते हैं, बिल्कुल कोई भी प्रेशर हम उसके ऊपर लगाते नहीं है, तो वो गैस क्या हो जाती है, फैल जाती है, उसका प्रसार होता है, मुक्त प्रसार होता है, फ्री एक्सपेंशन होता है। तो उस समय के अंदर जो हमारा W का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस पी एक्सपेंशन डेल वी।
तो यहाँ पर जो P की जो वैल्यू होती है, प्रेशर की वैल्यू हमारी क्या होती है, फ्री एक्सपेंशन कंडीशन के अंदर P एक्सपेंशन हमारा होता है 0, कोई प्रेशर हमारा होता नहीं है। तो जब P की वैल्यू जब 0 होती है तो हमारा जो वर्क है ना, जो W की वैल्यू भी हमें क्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। तो इस B वाली जो कंडीशन के अंदर जो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है उसके अंदर हमारा W हमारा 0 प्राप्त होगा। तो वो हमारा कहाँ पर है, B के साथ कौन मैच होगा, फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद हमारी जो थर्ड कंडीशन, जो C वाली कंडीशन है, वो हमारी है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन मतलब अनुत्क्रमणीय, मतलब जो एक बार प्रोसेस होता है तो वापस वो दोबारा होता नहीं है। और यहाँ पर जो गैस है उसका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब उसका प्रसार हो रहा है। कौन सी कंडीशन के अंदर, इरिवर्सिबल कंडीशन के अंदर गैस का क्या होता है, एक्सपेंशन करते हैं। तो उस समय हमारा जो W का फॉर्मूला होता है, W का फॉर्मूला हर जगह एक ही है, माइनस पी डेल वी। तो यहाँ पर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन कंडीशन के अंदर जब गैस का एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। जो हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा वो हमारा ज्यादा होगा और जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब जो बाद वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा और पहले वाला वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जो डेल वी हम निकालेंगे तो उसके अंदर वी एफ को पहले लिखेंगे और वी आई को बाद में लिखेंगे। तो हमें इस प्रकार से वर्क का जो फॉर्मूला है वो हमें प्राप्त हो जाता है। और लास्ट हमारा जो डी वाला है, डी वाली कंडीशन हमारी कौन सी है, इरिवर्सिबल कंप्रेशन। मतलब यहाँ पर भी जो इरिवर्सिबल कंडीशन के अंदर हमारे गैस का क्या हो रहा है, कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब संपीड़न हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो W इज इक्वल माइनस पी डेल वी। तो अब यहाँ पर W हमारा हो जाएगा W इज इक्वल माइनस पी, और यहाँ पर डेल वी निकालेंगे। तो डेल वी हम किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हो रहा है कंप्रेशन, है ना, कंप्रेशन मतलब संपीड़न। संपीड़न होता है तो हमारा गैस का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। मतलब पहले वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा और बाद वाला वॉल्यूम कम होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम में से हम कौन से वॉल्यूम को माइनस करेंगे, फाइनल वॉल्यूम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इरिवर्सिबल कंप्रेशन कंडीशन के अंदर जो W हमारा प्राप्त हो जाएगा इज इक्वल माइनस पी वी आई माइनस वी एफ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है उस समय जो वर्क का फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है W इज इक्वल माइनस एन आर टी एल एन वी एफ अपॉन वी आई। फिर उसके बाद जब फ्री एक्सपेंशन होता है उस समय जो वर्क डन होता है, मतलब किया गया जो कार्य होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर हमारा यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब बाद वाला वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मतलब जो फाइनल वॉल्यूम हमारा ज्यादा होगा, मतलब ये जो थर्ड ऑप्शन है वो उसका हो जाएगा सही आंसर। और इरिवर्सिबल कंप्रेशन के अंदर हमारा बाद वाला जो वॉल्यूम है वो हमारा कम हो जाएगा और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर डी के साथ मैच हो जाएगा फोर्थ वाला। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, जिसमें ए का सेकंड है ना, ए का सेकंड ये रहा, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, सी का थर्ड, और डी का फोर्थ है ना, डी का फोर्थ। मतलब ये जो ऑप्शन फोर्थ है वो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके।